हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत है, वेलकम है। मैं राजू यादव, आपका इंग्लिश का टीचर। आपने मेरी पहली वीडियो बहुत अच्छी तरीके से देखी है, चैनल को भी आपने सब्सक्राइब किया है और वीडियो को भी अनेक बार आपने देख देख करके अपनी इंग्लिश के ज्ञान को बढ़ाया है। मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश ग्रामर की बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं, जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बच्चों, आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा, कहीं ना कहीं ये वीडियो, कहीं ना कहीं ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा। तो आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में आपको सारी बारीकियां, सारे रूल्स, नियम्स और सारे सेंटेंसों के बारे में आपको जानकारी देंगे। और आज आप जब इस वीडियो को देख लेंगे, इस लेक्चर को देख लेंगे, तो आपको महसूस भी होगा, एहसास भी होगा कि हमारे सब कुछ याद हो गया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर, क्या बात है। तो आओ हम शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका टॉपिक का नाम है, इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और हम इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम वर्ब कंकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। और ये वीडियो आपके लिए खास भी होने वाली है। आप किसी भी क्लास के हों, जहां भी इंग्लिश ग्रामर लगी हुई है, वहां ये टॉपिक, वहां ये चैप्टर, इंग्लिश ग्रामर का एक खास चैप्टर जरूर आता है। इसके वाक्य आपको जरूर मिलते हैं, हेल्प वर्ब और सब्जेक्ट की आपको स्थितियां मिलती हैं कि कहाँ हमें क्या लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, कहीं कमी आ जाए तो उसे कैसे ठीक कर लेना चाहिए। तो आओ बच्चों, शुरू करते हैं। शुरू होने से पहले मैं चाहता हूं कि आप जो है वीडियो को ध्यान से देखेंगे, और जो इसमें डाउट आपको पैदा होगा वो लास्ट में आप कमेंट में भी डाल देंगे। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा लास्ट तक कि हमने इस वीडियो से क्या सीखा। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें और मंदी आवाज में, धीमी, जो नेचुरल आपकी स्पीड है उसी में देखें, ताकि आपके बिना याद करे ही सब कुछ याद हो जाए। मैं आपसे वादा करता हूं, उम्मीद रखता हूं कि आप वीडियो देखते देखते ही पूरा टॉपिक याद कर लेंगे। आपको अलग से पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपसे वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल भी पूछना चाहता हूं, आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे अगर हम खर्च करते रहें तो कभी खर्च नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है, जिसे चोर चुरा नहीं सकता और जिसे भाई और हमारे कोई भी व्यक्ति उसे बांट नहीं सकता, छीन नहीं सकता। तो आपको बताना है, एक ही चीज है वो जिसे चोर चुरा नहीं सकता, भाई बांट नहीं सकता, परिवार वाले बांट नहीं सकते, और वो जो है जितनी भी आप उसे इस्तेमाल करते हो, यूज करते हो, उतनी बढ़ती चली जाती है। ये आपका सवाल है, आप जो है कमेंट में डालेंगे, और जो कमेंट में फर्स्ट आप लिखेंगे हम उनका नाम अगली वीडियो में जरूर बोलेंगे। तो आओ शुरू करते हैं आज की वीडियो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसका दूसरा नाम और करके मैं लिख रहा हूं, जिसका दूसरा नाम है वर्ब कॉन्कॉर्ड। देखो क्या होता है, इसमें केवल दो नियम हैं जिसे हम आपके सामने आज पढ़ाएंगे, आपको समझाएंगे। केवल दो नियम है। आप कह रहे हैं कि दो नियम है तो जल्दी याद हो जाएगा। बिल्कुल जल्दी याद हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी मेहनत हमें करनी पड़ेगी। वो कैसे? तो इसका क्या है दूसरा नाम? वर्ब कॉन्कॉर्ड। और फिर हम इसे तीसरे नाम से भी जान सकते हैं। मैं स्पेशली जब भी किसी टॉपिक को पढ़ाता हूं तो मैं उसकी गहराई तक पहुंच जाता हूं, और उसके जितने भी नाम हैं, जहां से वो उठकर आई है, उसका सभी कहीं ना कहीं से मैं उसको दिखाना चाहता हूं और आप तक पहुंचाता हूं। राइट अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। हमें राइट, सही अरेंजमेंट करना है। किसका? सब्जेक्ट का और वर्ब का। यानी क्या होता है कि हमें सब्जेक्ट कहां रखना है, वर्ब कहां रखनी है, ऑब्जेक्ट कहां रखना है, या किस सब्जेक्ट को कौन सी वर्ब देनी है, किस वर्ब को कौन सा ऑब्जेक्ट देना है, इन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इन्हें हम तीन नाम से जानते हैं। मैंने तीनों के तीनों लिख दिए हैं। पहला नाम आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है,
दूसरा नाम वर्ब कॉन्कॉर्ड है और तीसरा नाम राइट अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब है। क्या है आप समझेंगे। व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसकी डेफिनेशन मैंने नीचे लिखी है, आप ध्यान से देखेंगे तो आप क्या देख पा रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स, क्या अर्थ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या अर्थ है। दैट द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन ए सेंटेंस, एक वाक्य में मस्ट एग्री इन नंबर्स, जो एग्री हो जाए, जो सहमत हो जाए। कहां से सहमत हो जाए, सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर। यानी हमारे दो प्रकार के नंबर होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में ये चीज पढ़ाई भी है। हमारे दो प्रकार के वचन होते हैं जिन्हें हम सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के नाम से जानते हैं। उनकी जानकारी थोड़ी सी इस वीडियो में भी मिलेगी, थोड़ी क्या बहुत ही अच्छी और पूर्ण जानकारी आपको फिर से मिलने वाली है। कौन कौन से होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर एंड पर्सन, व्यक्ति, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये भी हम समझाएंगे, अभी नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसका अर्थ ये होता है कि आपको कौन से सब्जेक्ट का नंबर मिला है, यानी कौन सा सब्जेक्ट है, वो एक वचन का है या बहुवचन का है, सिंगुलर है या प्लूरल है। और दूसरा आपको क्या मिला है, दूसरी चीज इसमें क्या मिली है, जो हमारे व्यक्ति हैं, पर्सन हैं, जो हमारे कौन कौन से पर्सन होते हैं, हमारे व्यक्ति कौन कौन से होते हैं। जब भी हम सब्जेक्ट में किन्हीं भी व्यक्तियों का प्रयोग करते हैं तो उसमें तीन प्रकार के सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, तीन प्रकार के पर्सन्स का प्रयोग होता है, जिन्हें हम फर्स्ट पर्सन हमेशा ध्यान रखना वो आई से और वी से शुरू होता है, यानी वी और आई हमेशा फर्स्ट पर्सन में आएगा, जिसका मतलब होता है हम या मैं। सेकंड पर्सन में हमेशा क्या होता है, आपका यू होता है, यू माने यानी तुम होता है, यू तुम। और थर्ड पर्सन में बचा हुआ जितना भी आपका भाग बचा हुआ है, जैसे ही बचा हुआ है, आपका सी बचा हुआ है, आपका दे बचा हुआ है, ये आपको कहां मिलेगा, थर्ड पर्सन में मिलेगा। तो आई मैं फर्स्ट पर्सन हूं, यू तुम सेकंड पर्सन हो, और हमारे से अन्य जो बचे हैं, मेरे से और तुम्हारे से, वे सारे थर्ड पर्सन में चले जाएंगे। थर्ड पर्सन में ही हो सकता है, सी हो सकता है, दे हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। जितने भी आपके नेम्स होते हैं वे सब कहां चले जाते हैं, वो थर्ड पर्सन में चले जाते हैं। तो तीन प्रकार के हमारे पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो हम जान रहे हैं कि हमारे तीन प्रकार के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में क्या होता है कि आई, हम जो हैं, आई है या वी है, यानी मैं और हम, तो हमेशा फर्स्ट पर्सन में आता है, यानी आई और वी। यू तुम हमेशा सेकंड पर्सन में आता है। और बचे हुए हमारे ही, सी, दे, कोई नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, वो सब हमारे थर्ड पर्सन में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हम जानेंगे कि हमारे पास में तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो हम क्या जान रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, कि हमारे सिंगुलर और प्लूरल नंबर हो गए, उन्हें कौन सी क्रिया चाहिए, और हमारे पास में तीन पर्सन हो गए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी वे हमारे सब्जेक्ट हो गए, उन्हें कौन सा वर्ब चाहिए। तो आप यहीं से अगर ध्यान से देखेंगे तो हमने क्या कहा, एक तो हमने सब्जेक्ट पकड़े हैं, देखिए ये सब्जेक्ट आपके, उन सब्जेक्ट में हमारे ये सारे आ गए। देखो कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, आई वी हो गया, यू हो गया, ही, सी, दे, कोई नाम हो गया, अन्य व्यक्ति हो गए। तो ये सब हमारे सिंगुलर या प्लूरल नंबर में किसी ना किसी प्रकार से सब्जेक्ट के रूप में दिखाई देंगे। तो इनका हमें अरेंजमेंट करना है, इनका ऐसा अरेंजमेंट करना है कि जो जिसे चाहिए वो उसे दे दो। ऐसा नहीं करना है कि भूख लग रही है और हम पानी पी करके अपनी भूख दबा लें, नहीं, हमें खाना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हमने देखना है कि जिस सब्जेक्ट को जोन सी वर्ब चाहिए वही उसको देनी है। प्यास लग रही है तो पानी चाहिए, भूख लग रही है तो खाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ है, जो सब्जेक्ट है उसे उसी हिसाब से वर्ब चाहिए। तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे हम कहेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसके रूल्स देखते हैं। अब आप बच्चों बड़े खुश होंगे, केवल 2 रूल्स हैं, 2 नियम हैं केवल। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन ये 2 नियम ही आपको मेहनत करने से याद हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि 2 नियम है तो बस याद हो गए, नहीं, इनमें आपको थोड़ी सी मेहनत
करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी वो मैं आपको दिखा रहा हूं, वीडियो में चल रहा है हमारा काम। तो हमें क्या देखना है, पहला नियम है सिंगुलर जो आपका सब्जेक्ट है, जो एक वचन का करता है, एक वचन जो हमारा है, इसे हम एक वचन का कर्ता कहेंगे। यानी जो काम करने वाला है वो सिंगुलर है, एक वचन का सब्जेक्ट है, वो एक वचन का करता है। उसे क्या चाहिए, क्या लेगा वो सिंगुलर वर्ब लेगा। उसे आप प्लूरल वर्ब की स्थिति मत दे देना, उसे प्लूरल नंबर की वर्ब मत दे देना। उसे हमें सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट एक वचन सब्जेक्ट, अगर एक व्यक्ति है तो उसे एक ही वाली वर्ब चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट में क्या करते हैं, अगर हमारा प्लूरल नंबर है, यानी ये आपका बहुवचन है, अगर बहुवचन मैंने बताया है पहली वीडियो में, बहु माने अधिक, वचन माने संख्या, यानी अधिक संख्या। एक व्यक्ति नहीं है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 20 हैं, ज्यादा हैं एक से, तो उन्हें क्या चाहिए, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट को क्या चाहिए, प्लूरल की ही वर्ब चाहिए। तो इजी तो है। आपको क्या करना है, मैं एक छोटा सा यहाँ पे छोटी सी उसमें समझा सकता हूं। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही वर्ब चाहिए। यस, प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो प्लूरल ही वर्ब चाहिए। इजी है। यानी हमारी यहां पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, वो आपका सिंगुलर है, यहां पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, वो हमारा प्लूरल है। तो किसे क्या चाह रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब चाह रही है और प्लूरल सब्जेक्ट को प्लूरल वर्ब चाह रही है। बस यही 2 नियम है, बाकी कोई नियम ही की जरूरत नहीं है। बस इन्हीं पे हम चर्चा करेंगे और हम अब अपनी वीडियो को आगे पढ़ेंगे। क्या है बेसिक रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। बेसिक जो मुख्य रूल होता है, जो शुरू का रूल होता है, उसे हम मुख्य रूल भी कह सकते हैं। मुख्य जो रूल हमारा है, मुख्य जो नियम है हमारा, वो क्या है, क्या है, वो 2 नियम हम पीछे पढ़ के आए हैं। सिंगुलर को सिंगुलर वर्ब चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट को प्लूरल वर्ब चाहिए। वही हमारे 2 मुख्य नियम हैं। वो कैसे हैं, जैसे मैं कह रहा हूं सिंगुलर वर्सेस प्लूरल, एक तरफ सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक तरफ प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या करना चाह रहे हैं हम, क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या नियम बनाना चाह रहे हैं, हमने जो पीछे 2 नियम पढ़े उसी नियम को दोहराना चाह रहे हैं। कैसे दोहराना चाह रहे हैं, सी रन्स फास्ट। सी माने यहां पे एक वचन का सब्जेक्ट है, जिसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट जिसे हम कहेंगे वो क्या है हमारा, सी। उसे हमने सिंगुलर ही वर्ब दे दी, यानी सिंगुलर वर्ब हमने उसे दे दी। ठीक है, बस हमारा वाक्य सही हो गया। अब प्लूरल देखिए, दे माने में अधिक हैं, सी माने एक है, दे माने में वो एक से अधिक है, उसके लिए हमने वर्ब कौन सी दे दी, वो प्लूरल वर्ब दे दी। इजी है, आसान है। यानी हमने प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब ही दे दी, ये भी हमारा वाक्य सही हो गया। अब मैं यहां आपको एक चीज और समझा देता हूं साथ के साथ ही। क्या होता है, देखिए क्या होता है, अगर कभी भी सब्जेक्ट में, ज्यादातर जितने सब्जेक्ट होते हैं, अगर उनमें एस या ईएस जुड़ जाए तो वो हमेशा प्लूरल होता है, वो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट होता है। मैं पीएस लिख रहा हूं तो ध्यान रखें, प्लूरल सब्जेक्ट होता है वो, जिसमें सब्जेक्ट में एस या ईएस जुड़ जाए। ठीक है, अगर सब्जेक्ट में एस या ईएस नहीं है, ना तो उसमें एस है ना उसमें ईएस, ये है ही नहीं, ये हमारी दोनों चीज है ही नहीं, तो वो क्या होगा, वो हमारा हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, वो हमेशा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। अब हम इसके नीचे दोबारा चलते हैं। अगर कभी भी वर्ब में कभी भी एस या ईएस जुड़ा होगा तो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट की वर्ब होगी, यानी सिंगुलर वर्ब होगी। कौन सी वर्ब होगी, वह हमारी सिंगुलर वर्ब होगी। आसान है। सब्जेक्ट में अगर एस जुड़ गया तो उल्टा प्लूरल हो गया, लेकिन अगर वर्ब में एस या एस जुड़ गया तो देखो ध्यान रखें, सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, वो सिंगुलर वर्ब हो जाएगी वो। और अगर वर्ब में
क्या नहीं है वर्ब में, ना तो एस है ना ईएस है, ये दोनों में यहां से लिख रहा हूं, इन्हें मैं काट देता हूं, ये है नहीं, तो वो हमेशा कौन सा होगा, वो हमेशा प्लूरल वर्ब होगी, वो हमेशा प्लूरल वर्ब होगी। ठीक है, जानकारी के लिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं लिख देता हूं, नेक्स्ट में क्या मैं ही लिख देता हूं, ध्यान रखें, अगर मैं एस लिख रहा हूं तो वो सिंगुलर हो गया आपका, वो सिंगुलर होगा। अगर एस और एक एस दूसरा हमारे पास, वो सब्जेक्ट के लिए यूज, यानी एस को हम दो तरीके से यूज कर रहे हैं, नीचे भी समझा रहा हूं। और जो हमारा वी है वो हम वर्ब के लिए यूज कर रहे हैं, यहां समझाने के लिए वर्ब को हम वी से संपर्क कर रहे हैं सब्जेक्ट को, और आपका सिंगुलर को हम एस से संबंधित कर रहे हैं। तो हम ध्यान रखेंगे क्या होता है, एक बार फिर समझ लें, इस नियम को बिल्कुल समझ लें। अगर ये नियम आपके याद हो गया तो आप बहुत अच्छी तरीके से वाक्य सही कर आएंगे, कोई कमी आप पर नहीं होगी। तो मैं फिर समझा रहा हूं, एक बार समझें, क्यों समझ में नहीं आ रहा एक बार और समझें। उसमें थोड़ी सी हमारे पास में क्या समस्या आ जाती है कि जब हम समझते हैं तो समझते समझते हम भूल जाते हैं कुछ चीजों को, या जब हम कहीं पे जाते हैं और हम सोल्यूशन करते हैं, वाक्यों का सोल्यूशन करते हैं, पेपर देते हैं या कंपटीशन में बैठते हैं, तो हम वहां पर जो है पढ़े हुए को भूल जाते हैं। तो मैं आपको ध्यान से बता रहा हूं कि इस चीज का विशेष ध्यान रखें, बिल्कुल दिमाग को केंद्रित करके रखें, सेंटर में रखें, तब जाकर के हमारी कोई भी चीज पढ़ी हुई याद हो जाती है। एक बार फिर समझा रहा हूं कि अगर सब्जेक्ट में एस या ईएस लगा हुआ है, यानी एस लगते ही वो बहुवचन हो जाएगा, वो प्लूरल नंबर हो जाएगा, वो बहुवचन हो जाएगा। अगर एस नहीं है सब्जेक्ट में तो वो कैसा हो जाएगा, वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, सिंगुलर नंबर हो जाएगा। अगर वर्ब में एस या एस लग रही तो वो सिंगुलर वर्ब हो जाएगी, एक वचन की क्रिया हो जाएगी, वो एक वचन की हो जाएगी, एक वचन की हो जाएगी। और अगर वर्ब में एस या एस नहीं है तो वो प्लूरल वर्ब, यानी आपकी बहुवचन की क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट उसमें चलते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है विद बी वर्ब्स। अब यहां पे वो भी आ जाएगा एस या एस का, वो हम यहां समझाएंगे अगली वीडियो, अगली स्लाइड्स में। तो हम यहां पर देख रहे हैं विद बी वर्ब्स, यानी बी की जो वर्ब्स है हमारी, उसके साथ में हमें कौन सी किस प्रकार की वर्ब्स का प्रयोग करना होता है। मैं पिछली वीडियो में समझा चुका हूं कि हम जब बी पढ़ते हैं तो बी के पास में कितनी हेल्प वर्ब होती हैं, पांच हेल्प वर्ब किसके पास होती हैं, बी के पास। बी के पास कितनी कितनी हेल्प वर्ब होती हैं, कितनी हेल्प वर्ब होती हैं आपके बी के पास, हेल्प वर्ब 5 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं उन्हें आराम से लिखेंगे। एक तो हमारी इज होती है, इज, एक हमारी एम होती है, एक हमारी आर होती है, एक हमारी वाज होती है, एक हमारी वर होती है। ये सब की सब क्या होती है, हमारी बी की हेल्प वर्ब होती हैं। यानी अगर हमने कहा है कि बी का प्रयोग कीजिए या बी की हेल्प वर्ब के बारे में हमें बताइए, तो आप उनमें से कितनी वर्ब हेल्प वर्ब का प्रयोग करेंगे, 5 का। 5 कौन कौन सी है, इज, एम, आर, वाज, वर। पहले वाली क्या है, वाज, जैसे ही इज हैप्पी, वह खुश है। ही कौन है, एक वचन, यानी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका। ही इज हैप्पी तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, आपका इज भी सिंगुलर वर्ब है, आपकी ये भी सिंगुलर क्या है, या हेल्प वर्ब या वर्ब है। तो ही के साथ सही आ गई, ही इज आएगा, लेकिन दे के साथ आर आएगा। दे क्या है, दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। दे माने में, ही माने वह एक अकेला होता है, दे माने में अधिक होते हैं, तो दे के साथ आर आएगा। आर कौन सी हेल्प वर्ब आपकी, प्लूरल की होती है। तो ध्यान रखें, ही के साथ इज तो दे के साथ आर आएगा। बस इतना ही है तो इजी है, आगे चलें। टू सब्जेक्ट ज्वाइंड बाई एंड, अगर कभी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाएं तो क्या करेंगे हम, क्या हम उसे एक वचन में लगाएंगे या फिर हम उसे बहुवचन में लगाएंगे। काहे में लगाएंगे, अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाए,
मैं कहता हूं, एक तो चलो यहां पे लिखा है इन्होंने राम एंड श्याम, राम और श्याम एक वचन हो गया या बहुवचन हो गया? दोनों इकट्ठे हो गए, प्लूरल यानी बहुवचन हो गया, लेकिन अलग अलग एक वचन है। तो हम यहां एक और बात भी कह सकते हैं कि अगर कभी एंड से दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़ जाएं तो वे एंड से जुड़कर दोनों इकट्ठे होकर के प्लूरल बन जाते हैं, यानी वे हमेशा बहुवचन के सब्जेक्ट, बहुवचन का कर्ता, बहुवचन के कर्ता बन जाते हैं। तो यहां पे दो हैं, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, प्लस जब इन्होंने एंड से जोड़ा तो ये क्या बन गए, यहां से यहां तक के ये हमारे प्लूरल नंबर के, यानी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट बन गया। तो क्या आएगा, ई जाएगा या आर आएगा? पीछे देख के आए हैं, ही के साथ में हमने इज प्रयोग किया, लेकिन दे के साथ हमने आर का प्रयोग किया। तो यहाँ पे सिंगुलर ना होकर प्लूरल है, तो इसके लिए हमने काहे का प्रयोग किया, आर का। ये काहे की क्रिया होगी, आपकी हेल्पर होगी प्लूरल नंबर की, आपकी ये आपकी हेल्पर होगी। इजी है। नेक्स्ट इसमें देख रहे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट नीड्स प्लूरल वर्ब्स, यानी यहां पे दिखाया है कि एंड से जब हमने जोड़ा तो सब्जेक्ट प्लूरल का बन गया, यानी बहुवचन का सब्जेक्ट बन गया। तो उसे कौन सी चीज चाहिए भाई, कौन सी आवश्यकता बन गई उसकी, प्लूरल वर्ब की आवश्यकता पड़ गई, आर की आवश्यकता पड़ गई। दे के साथ आर नहीं लगा सकते, राम एंड शाम के साथ आर नहीं लगा सकते, ही एंड सी दोनों इकट्ठी कर दो तब इज नहीं लगा सकते। सॉरी मैं गलती बोल गया हूँ, तो हटके से मैं बोल देता हूं कि अगर बहुवचन राम एंड शाम हो गया, दे हो गया, ही एंड सी हो गया, वी भी बहुवचन ही होता है, बॉयज में एस लग गया, प्लूरल का हो गया, तो उनके साथ में हम इज नहीं लगाते बल्कि आर लगाते हैं। लेकिन ही हो गया, अलग से सी हो गया, इट हो गया, राम हो गया, अलग से शाम हो गया, वे एक एक वचन के अगर हैं तो उनके साथ में हम इज लगा लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तभी आती है जब हम ध्यान से पढ़ते नहीं और देखते नहीं, तो ध्यान से पढ़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। टू सब्जेक्ट ज्वाइंड, कहीं से ज्वाइन कर रखे हैं, कहीं से जोड़ रखे, और से या नोर से। जहां हमने अभी अभी एंड से दो सब्जेक्ट जोड़े, तो हमने एंड से सब्जेक्ट जोड़ने के लिए बहुवचन की क्रिया का, यानी बहुवचन की वर्ब का प्रयोग किया था। लेकिन अगर हमने और से या नोर से, कभी कभी आइदर और इकट्ठे भी आ जाते हैं, कभी कभी आइदर नहीं आता तो और अकेला भी आ सकता है। तो ध्यान रखना, नाइदर नोर, आइदर और। एक चीज इसमें अभी और भी है, नाइदर भी आ सकता है, नाइदर के साथ में नोर आता है, आइदर के साथ में और आता है। तो ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है, आइदर और अगर जुड़ जाए या खाली और भी जुड़ जाए तो इसका विशेष ध्यान रखना, ये एक वचन का सब्जेक्ट बन जाता है। एक वचन का सब्जेक्ट बन जाता है। हैज को कहां पढ़ते हैं हम, एक वचन में सिंगुलर सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। हैव को कहां पढ़ते हैं हम, हैव को हम प्लूरल नंबर में यानी बहुवचन में पढ़ते हैं। तो बहुवचन का हमारा हैव होता है, एक वचन हमारा हैज होता है। तो हैज का प्रयोग हमने एक वचन का यहां क्यों कर लिया, यहां पे हम अगर ध्यान से दें तो उसने कहा है या तो रवि या रमेश डन ईटी से करते हैं, यानी कोई काम है उसमें दोनों नहीं कर पा रहे, उसमें बता दिया या तो ये करेगा या ये करेगा, तो एक ही तो करेगा। अगर मैं इसे ही का ही इधर को हटा दूं और को हटा दूं, रवि एंड रमेश कर दूं और फिर कह दूं, तो हैज नहीं लगा सकते, फिर हैव लगाएंगे, क्योंकि एंड से जोड़ने के लिए हैव का प्रयोग बहुवचन की हेल्प वर्ब का या बहुवचन की वर्ब का प्रयोग होता है। तो बस ध्यान यही रखना है कि जैसा यहां पे है, यहां पे जैसा है उसी के हिसाब से उसकी वर्ब को दे दो। इसे ही हम वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया है, वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। इसमें एक और भी चीज होती है, अगर ध्यान रखने की बात है, यहां मैंने कहा रवि और रमेश दोनों अलग अलग एक वचन है, और से भी एक ही वचन रह गए। एक चीज इसमें और नोट इन्होंने ब्रैकेट में नीचे मैं दिया है या बता रहा हूं, तो वर्ब एग्रीज सहमत हो जाती है। कहां से सहमत हो जाती है, नियरेस्ट सब्जेक्ट से। नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब के पास कौन सा है, वर्ब के पास में ये वाला है। तो बस इसे भी देख सकते हैं हम, और के बाद का, यानी देखो हैज के पास वाला जो है ये कौन सा सब्जेक्ट है, रमेश, ये एक ही वचन है। तो और में हम यहां पे भी
सहमत हो सकते हैं। हम इस चीज को भी समझ सकते हैं कि हमारी वर्ब किससे सहमत हो गई, जो वर्ब के पास में है। तो वर्ब के पास में क्या है भाई, रमेश है, तो रमेश के पास में है वो नहीं लगा सकते, है जी लगाएंगे। तो दोनों बात एक ही है। चाहे तो इस समझ लो कि इसमें एक वाक्य में ऐसा भाव आ रहा है कि या तो रमेश काम कर रहा है या फिर रवि काम कर रहा है, तो एक व्यक्ति काम कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एक वचन की क्रिया का प्रयोग करना है यहां पे। इनडेफिनिट प्रोनाउंस, इनडेफिनिट प्रोनाउंस, प्रोनाउंस तो आपने पढ़ा है, प्रोनाउंस के बारे में हमने पहले भी जाना है। इसे हम सर्वनाम के नाम से जानते हैं, यानी कैसा सब्जेक्ट होता है जो नाउन के स्थान पे बोला जाता है। जैसे राम है, राम के स्थान पर ही बोल जाता है। जैसे सीता है, सीता के स्थान पर सी बोल जाता है। तो नाउन के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, हम उन्हें सर्वनाम कहते हैं। लेकिन यहां एक शब्द और बढ़ गया, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट क्या होता है, अनिश्चित, निश्चित नहीं होती है, ये अनिश्चित होता है। मैं समझा देता हूं, नीचे उदाहरण भी है, अनिश्चित यानी हमारा अनिश्चित प्रोनाउंस अगर आ जाएं तो उनमें हमें ध्यान रखना है। अनिश्चित प्रोनाउन के बारे में हम जब देखेंगे तो उनमें ध्यान रखना है कि उनमें एक वचन छिपा होता है ज्यादातर। अब कहां है वो मैं बता रहा हूं। जैसे इच, इच माने हम कहते हैं प्रत्येक, यानी अलग अलग एक को। हर अगर 10-20 बच्चे बैठे हैं तो मैं कहता हूं इच, तो इच में हर एक को अलग अलग बांट दिया हमने, तो यानी वो हमेशा एक वचन का होता है। एवरीवन, एवरीवन माने भी प्रत्येक ही होता है, या प्रत्येक व्यक्ति होता है, या प्रत्येक देखो एवरी और वन माने एक होता है। ऐसे ही सम, कोई, सम माने को कुछ है ये, लेकिन वन माने देखो यहां पर आ गया सम वन, यानी कोई, कोई में भी एक ही होता है। अब हमें ये नहीं पता लग पाता कि मैंने कहा कोई आ रहा है, अब हमें पहचान ही नहीं पा रहे उसे कौन आ रहा है। ये तो पता लग गया कि एक आ रहा है, इसलिए तो इसे मैंने इस अनिश्चित सर्वनाम कह दिया, क्योंकि हमें पता नहीं लग पा रहा। मैंने कहा मेहमान आ रहा है, तो निश्चित हो गया, पता लग गया, गेस्ट है वो, हम उसे जानते हैं, मेहमान है वो। राम आ रहा है, हमें पता है वो मेहमान राम है, उसका नाम राम है, वो प्रोनाउन या नाउन है, वो नाउन है, हमें पता लग गया, ही पता लग गया। लेकिन कोई आ रहा है तो कोई ऐसा शब्द हुआ कि हम उसे पहचान नहीं पा रहे। प्रत्येक को एक एक दे दो, हमें क्या पता कितने बच्चे हैं, 10, 20, 50, 100 हैं, कितने हैं जिनमें हमने बांटा है। तो प्रत्येक को अलग अलग हम देखेंगे तो हम उन्हें अनिश्चित प्रोनाउन में, अनिश्चित सर्वनाम में समझ सकते हैं। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना कि जहां एक व्यक्ति की ध्वनि आ रही है वहां एक वचन की क्रिया ही लगाई जाती है। आप इसे ध्यान से देखें, एवरीवन यानी वन से पता लग रहा है एक, तो वर नहीं लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे, है वो भी नहीं लगाएंगे, यानी इज, एम, आर, वाज, वर में से कौन सा लगाएंगे, या तो इज लगाएंगे, यहां इज सही है बिल्कुल। एवरीवन इज रेडी, यानी प्रत्येक, हर एक आदमी को अलग अलग कहा, सब तैयार हैं, लेकिन है सब तैयार तो सब हैं, लेकिन अलग अलग सबको एक एक करके कहा, तो इसलिए हमें एवरीवन के लिए इज का प्रयोग किया। ईच ऑफ द बॉयज, देखो बॉयज तो हमें बहुवचन लग रहा है, लेकिन अब अगर आप ध्यान दें, सभी बच्चों में से एक, प्रत्येक, यानी बच्चे तो अधिक हैं, लेकिन उनमें से हर एक को अलग अलग हम अगर पेन दे रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है वहां पे हैव का प्रयोग ना करके हैज का प्रयोग करना है। यही हमारे रूल्स हैं, कहें के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। तो मैंने केवल 2 रूल आपको बताए हैं, 2 ही रूल के बारे में हम जानकारियां ले रहे हैं। जब मैंने शुरू की थी वीडियो तो हमें लग रहा था 2 रूल्स हैं, हम जल्दी उन्हें याद कर लेंगे, लेकिन नहीं, 2 रूल्स में बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम समझ रहे हैं। तो एक वचन के कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया, बहुवचन के कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया इजीली है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट, अनकाउंटेबल नाउन्स आर सिंगुलर। जिन नाउन्स को, नाउन्स यहां संज्ञाएं होती हैं, जिन नाउन्स को यानी संज्ञाओं को हम गिन नहीं सकते, हम उन्हें गिन नहीं सकते, लेकिन हां उन्हें हम नाप सकते हैं, उनका कोई और स्केल हो सकता है नापने का, तो हम उन्हें हमेशा एक वचन मान के चलें। कैसे मानते हैं मैं अभी बता देता हूं। अनकाउंटेबल का मतलब होता है, क्या होता है, जो असंख्य होता है, यानी
क्या क्या लिख सकते हैं? जिन्हें गिन नहीं सकते मैं सीधे ही लिख देता हूं, कोई बात नहीं, हमारे बच्चे समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। कैसे नाउन में? जिन्हें गिन नहीं सकते। क्या नहीं कर रहे हैं? उन्हें गिन नहीं रहे, गिन नहीं सकते। कौन सा है? जैसे मैंने लिखा नीचे मिल्क, दूध है। देखो बेटा ध्यान से अगर आप देखोगे, अगर प्रॉब्लम पैदा करोगे तो है कि आप प्रॉब्लम में चले गए और पता नहीं लग पा रहा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपने कभी भी ऐसा नहीं कहा होगा मुझे 2 दूध दे दो, मुझे 3 दूध दे दो, नहीं कहा। लेकिन हाँ है ना, नाप के कह सकते हैं, जैसे 1 कप दूध दे दो, 2 गिलास दूध दे दो। तो काहे में नाप दिया? गिलास में नाप तो दिया, लेकिन फिर गिलास गिने गए। तो जहां हम कह रहे हैं कि इसे हम नाप करके गिलास में रख दें तो हम उन्हें गिन सकते हैं, लेकिन खाली आ गया हमारा मिल्क इज वाइट, दूध सफेद होता है। अब ये थोड़ा ही कहोगे कि 2 दूध सफेद होते हैं, 1 दूध सफेद होता है, नहीं कह सकते ना। तो इसलिए हम यहां पर इसे गिन नहीं रहे, बल्कि इसे हम एक वचन में ही क्या मान रहे हैं? अनकाउंटेबल नाउन, जिसकी गिनती ना हो सके, केवल मात्रा जान सके। तो हमें कहेंगे दूध जो है सफेद है। तो कहें का आर का प्रयोग नहीं कर सकते, ना इसमें एस लगा सकते। कभी भी ध्यान रखना है, अगर हम मिल्क लिख रहे हैं, मिल्क के साथ फिर और भी समझेंगे, ऑयल लिख रहे हैं, बहुत से हैं, हमारा वाटर भी है भाई, ये तो वाटर तो हम सभी जानते हैं, वाटर इज लाइफ है। तो इन सबको आप देखो, मिल्क ऐसे नहीं लगा सकते, इसे हम बहुवचन का बना ही नहीं सकते, सिंगुलर ही रखेंगे, प्लूरल का नहीं बना सकते। ऑयल में ऐसे नहीं लगा सकते, तेलों की संख्या नहीं होती, तेल तेल ही होता है, लेकिन हम कह सकते हैं 1 लीटर तेल, तो फिर लीटर गिना जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। वाटर है, 1 गिलास वाटर है तो गिन सकते हैं, गिलास में गिन सकते हैं, लेकिन वाटर को अलग से नहीं गिन सकते। 2 वाटर, 3 वाटर, एक दूध, ये ऐसा मैं समझा रहा हूं कि हम इनके सामने हमेशा कौन सी वर्ब लगाएंगे? इसके सामने हम हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। बस ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। इनफॉर्मेशन इज यूजफुल। देखो इनफॉर्मेशन क्या है? सूचना को कहते हैं। मैं आपको समझा दूं, आज आप समझ लें। इनफॉर्मेशन को कभी भी ध्यान रखना है बहुवचन में प्रयोग ना करें। इनफॉर्मेशन का हमेशा ध्यान रखना है, उसे हम कभी भी बहुवचन में प्रयोग नहीं करते, उसे हम प्लूरल नंबर में प्रयोग नहीं कर सकते, उन्हें हम एक वचन में ही प्रयोग करते हैं। तो हमें बोल रहे हैं इनफॉर्मेशन जो एक सूचना है वह यूजफुल है, तो इज ही लगाएंगे। कोई ना कोई वीडियो ऐसी जरूर आएगी जिसमें हम हटके से भी कोई जानकारी जरूर दे सकते हैं इनके बारे में, तो वहां हम फिर जान पाएंगे कि इन्फॉर्मेशन को एक वचन में प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन के साथ अन्य कोई चीज जोड़ करके सब्जेक्ट बना रहे हैं तो हो सकता है वो कभी ना कभी सिंगुलर से प्लूरल भी बन जाए। लेकिन खाली अगर से इन्फॉर्मेशन आ रही तो ऐसे मत लगाना। क्या करते हैं इसे हम? इन्फॉर्मेशन को, सूचना को हम क्या प्रयोग करते हैं? एक वचन में प्रयोग करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट में प्रयोग करते हैं। सिंगुलर की हमें इसमें इज का प्रयोग करते हैं, आर का नहीं कर सकते। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव क्या भाई? अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा? अनकाउंटेबल। अब हम यहां पढ़ रहे कलेक्टिव। कलेक्टिव हमेशा होता है कलेक्ट माने इकट्ठा, एक नहीं बल्कि अनेक चीजों से मिलकर के कोई चीज अगर बन रही है, जिसे हम कहते हैं समूह। इसे समूह को हम अगर दूसरा शब्द इंग्लिश में लिखें तो हम इसे ग्रुप भी कह सकते हैं, इसे हम टीम भी कह सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है, तीनों को मैं समझा रहा हूं अभी। ये समूह है हमारा, ग्रुप है ये हमारा, एक जगह हमने अनेक चीजें इकट्ठी कर दी। आर्मी हो गई हमारी सेना के हमारे जो सोल्जर्स होते हैं, सैनिक होते हैं, उन्हें हम सलाम भी करते हैं। तो वे इकट्ठे होकर के एक आर्मी का निर्माण करते हैं। हमारी देश की जो सुरक्षा हमारी आर्मी करती है, वो इकट्ठे होकर के आर्मी बनाते हैं, इकट्ठे समूह बनाते हैं। तो उसका ध्यान रखना है, वो हमेशा कहीं में प्रयोग करें। जैसे हमारी एक टीम है, क्रिकेट की टीम है, कितने खिलाड़ी हैं? 11 से अलग भी कुछ बाहर बैठे रहते हैं, एक्स्ट्रा भी होते हैं उनमें। तो अगर हमारी टीम बन गई 10-20 खिलाड़ियों की बन गई, 11 खिलाड़ियों की बन गई, 7 खिलाड़ी कबड्डी में होते हैं, कबड्डी हम भी कभी खेला करते थे। तो टीम थी वो एक, कभी अकेला नहीं जीतता, उसमें पूरी टीम जीतती है। तो इसलिए वहां पर वचन भी सिंगुलर का रखते हैं। तो द टीम इज, देखो इज आ गया, आर नहीं आया, आर बहुवचन का होता है।
इज एक वचन का होता है। और विनिंग माने जीत गई, तो जीत रही है, हमारी टीम जीत रही है, यानी टीम जीत रही है। टीम के सारे खिलाड़ी नहीं बोल रहे अलग अलग, केवल टीम बोल रहे हैं, वो हमें समझना है कि उसमें कितने खिलाड़ी हैं। तो क्या प्रयोग हुआ यहाँ पे? ऐसे ही हमारा क्या हो सकता है, आर्मी, मैं आर्मी यहां पे अलग से लिख देता हूं, आर्मी सर्व, और इसमें एस भी लगा देता हूं। क्यों? क्योंकि हमें कहे का प्रयोग किया है यहाँ पे, एक वचन की क्रिया का। तो आर्मी सर्व्स द कंट्री, यानी हमारी जो आर्मी है हमारे देश की सेवा करती है। तो आपको समझ में आना चाहिए आर्मी का प्रयोग यहाँ पे समूह के रूप में किया, लेकिन किया एक वचन के लिए। तो ये हमारी एक वचन की क्रिया है। कौन सी क्रिया आया? सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब है, ध्यान रखना है। अब सर्व में देखो एस लगा हुआ है, एस लगते ही एक वचन की क्रिया हो गई। अगर एस हटा दूं तो बहुवचन की क्रिया हो जाएगी। अगर मैं इसे कह दूं एज वन यूनिट, यानी एक यूनिट के रूप में यह कह दिया। लेकिन अगर मैं इसे ही तोड़ दूं, द टीम आर आर्गिंग, आर्गिंग, आर्गिंग माने बहस करना। अब ध्यान रखो, जीत रही है टीम, पूरी की पूरी इकट्ठी होकर जीत रही है। आर्गिंग अगर कर रही है, बहस अगर कर रही है, तो क्रिया से पता लग रहा है कि हमारी जो टीम है वो बहस कर रही है। तो पता लग गया ना, टीम के अंदर के जो खिलाड़ी हैं उनमें बहस हो रही है, अलग अलग हो रहे हैं हमें। तो टीम में जितने भी हमारे मेंबर हैं, 3 4 10 जो भी वहां खड़े हैं, वे आपस में बात कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। तो क्या हुआ हमारा, वहां पे हमने आर का प्रयोग इसलिए कर लिया क्योंकि टीम के जो अंदर के मेंबर हैं वे एक्टिंग में अलग अलग दिखाई दे रहे हैं और काम करने में इंडिविजुअली हैं, यानी अलग अलग बात कर रहे हैं। तो हम हमेशा इस रूप में, बस इस क्रिया से ध्यान रखना है, क्रिया ऐसी लगा के हमें देंगे हमें बहुवचन के लिए कि हमें आइडिया लग जाएगा। मैं कह रहा हूं यहां पे एक और भी लगा सकते हैं, द टीम आर फाइटिंग, टीम लड़ रही है, टीम के जितने मेंबर हैं वे आपस में लड़ रहे हैं। तो वहां पे अलग अलग को दिखाया जाता है, तो वहां हमेशा ज्यादा संख्या दिखाई देती है, उसे हम क्या प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट, टाइटल्स हो या नेम्स हो, कहीं का हो सकता है, किसी किताब का हो सकता है। मूवीज आप देखते ही हैं, मुझे लगता है बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ साथ में अपने मम्मी पापा से नजर बचा करके मूवी भी देखते रहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें, इनमें दो चीज हमने यहाँ पे दिखानी है, बुक्स का नाम हो या किसी मूवी का नाम हो, और वो बहुवचन में भले ही दिखाई दे रहा हो, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूं द 3 मस्किटियर्स इज ए नोवेल, एक नोवेल है, किताब है, किताब का नाम है, नोवेल है, उसका नाम क्या है, 3 देखो 3 है। और फिर यहां पर आप देखो मस्केटर्स में भी आपका क्या लगा हुआ, एस लगा हुआ है, लग तो रहा है बहुवचन, लेकिन नोवेल तो एक ही नाम का है, एक ही है वो, भले ही उसकी बुक कितनी भी छप जाए, लेकिन नोवेल का नाम एक है वो। तो इसलिए हमने क्या प्रयोग करना है, सिंगुलर वर्ब, बस ध्यान रखना है इस चीज का। टाइटल एज सिंगुलर, यानी टाइटल हमारा सिंगुलर होगा, ठीक है। और आप देखेंगे कुछ जगह जैसे हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद में आप अगर कभी भी प्रैक्टिकली आप जावें और उनमें देखें कुछ नाम ऐसे ही, तो पकड़ करें, ध्यान करें, ठीक है। 1 और 1 11 है, जैसे है तो 1 और 1 11, 11 नाम तो है मूवी का, एक भी है, फिर एक और है, फिर 11 भी दे दिया, लेकिन मूवी का नाम एक ही है, इसलिए वो भी एक ही वचन की होगी, 1 and 1 11, ठीक है। 1 और 1 11, 1 and 1 11, लेकिन ध्यान रखना एक ही वचन होगा। मैं लिख भी देता हूं, 1 and 1 इज गुड मूवी, ठीक है। अब मैं इसे इज की जगह अगर आर रख दूं तो आप मुझे बताओ इज का सही है या आर का सही है। आप ऊपर से देख रहे हैं, भले ही इसमें 1 and 1 यहां पे लिखता हूं, 1 and 1 11 भी लिख देता हूं यहां पे, 1 and 1 11, भले ही संख्या ज्यादा दिखाई दे रही है, 1 और 1 भी दिखा रहे, फिर 11 भी दिखा रहे, लेकिन क्या है ये मूवी है, एक ही तो है। तो हमें क्या लगना है, आर नहीं रखना है, आर को हटा रहा हूं मैं, क्या रखना है, इज। अच्छी मूवी है, ये एक अच्छी मूवी है, तो इज लगेगा क्योंकि एक मूवी का नाम है, ठीक है। आगे देखेंगे, एग्जाम्पल फॉर प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम्पल देखने हैं, थोड़े से सेंटेंस में आपको दिखा रहा हूं।
इससे आगे भी और थोड़ा सा पढ़ाना है, अभी भागना नहीं है। आप देखें, द बॉय प्लेज फुटबॉल। मैंने कहा था कि अगर कभी भी सब्जेक्ट में एस ना हो, देखो इसमें एस तो नहीं है भाई, कट रहा ना एस, तो हमेशा वर्ब में एस लगा दो। वर्ब में जैसे ही एस लगाओगे तो वह एक वचन की बन जाएगी। तो हमें अब ध्यान से देखना है, ध्यान से देखो। द बॉय प्लेज फुटबॉल, प्ले बॉय भी एक वचन है, प्लेज लग गई वो भी एक वचन है, यानी ये भी सिंगुलर है, यानी ये भी सिंगुलर है। ठीक है, पीछे जब शुरू से की स्लाइड देखना तो उसमें मैंने एस या एस का बताया, कहाँ लग कर एक वचन बन जाता है, कहाँ लगकर बहुवचन बन जाता है। तो क्रिया में अगर एस लग गया एक वचन, सब्जेक्ट से एस हट गया एक वचन, प्लेज में एक वचन लग गया, ओके वाक्य हो गया। एनी प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके है। हम पढ़ रहे हैं सब सिंगुलर को सिंगुलर ही हमको देना है, बस यही ध्यान रखना है, सिंगुलर बराबर सिंगुलर। तब वॉइज, अब वॉइज में देखो आपके सब्जेक्ट में एस या ईएस लग गया तो अधिक हो गए भाई, ये आपका प्लूरल नंबर हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब मैंने इसमें तो वर्ब में से एस या ईएस हटा दिया, एस नहीं है ना, ऐसे ना ईएस है, ये हटा दिया तो ये प्लूरल की बन गई। तो ध्यान रखना है बस, और क्या है, इसी का ध्यान रखना है। अगर सब्जेक्ट में एस जुड़ गया तो ज्यादा बन जाएंगे, और अगर वर्ब में एस जुड़ गया तो एक बन जाएगी। अगर वर्ब में से एस हटा लिया तो ज्यादा बन जाएंगे, और अगर हमने सब्जेक्ट में तो एस हटा लिया तो एक बन जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, और कुछ नहीं ध्यान रखना। मैंने बाकी वो पहले नोट करके लिखवा भी दिया। फिर हटके से वही ऐसा ही आया है, नाइदर और नाइदर वाला। देखो, नाइदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट। पर्सन भले ही ज्यादा दिखा रखे हों, लेकिन उनमें से एक कोई की बात हो रही है, यानी जितने भी पर्सन आपको दे रखे हैं उनमें से कोई भी ठीक नहीं है। तो सही तो है, ऐसा हमारा इज जो है सही है, बिल्कुल सही लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कोई भी एक हर को अलग अलग बोल रहे हैं, जितने भी पर्सन हैं उनमें से कोई भी एक ठीक नहीं है। आर नहीं लगा सकते, वहां आर ही आएगा। तो बस ध्यान रखना है, एरर आ जाएगा। ध्यान रखना है कि इज हमारा तभी सही होता है जब हमारा यहां का सब्जेक्ट पहचान में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू नाइट, देखो ऐसा लग गया, यानी हमारे प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट बन गया भाई। माई फ्रेंड्स अधिक हो गए, और आर हमेशा ध्यान रखना ये प्लूरल की वर्ब होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान रखना है बिल्कुल कि माई फ्रेंड्स अधिक हैं तो आर भी अधिक है, लग गया सही। द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द टेबल। अब फिर आप ध्यान रखें, ये जो आइटम्स हैं भले ही ज्यादा सामान है, सामान कितने हैं, सामान अधिक हैं भाई, मान गया मैं, लेकिन उनकी लिस्ट बनाई हमने। एक पेज पे आपको आपकी मम्मी पापा ने कहा भाई बाजार जाओ और घर का थोड़ा सा सामान है, मैं लिख रहा हूं या मैं आपको लिख करके दे रही हूं या आप लिखो, तो वह लिस्ट एक है। सामान भले ही आप बाजार से ज्यादा लाना, तो लिस्ट देखो एस भी नहीं लग रहा, लिस्ट भी एक वचन अपने आप ही दिख रही है। तो इस लिस्ट के हिसाब से जितने भी आइटमों की आपने लिस्ट बनाई है वो कौन सी है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। ध्यान रखना है, ठीक। यहां ऐसा नहीं करना है कभी भी कि गए और आइटम्स देख लिया, ऐसे देख लिया, हमने बताया ऐसे लगा हुआ बहुवचन होगा, नहीं भाई। उससे पहले भी देखो सब्जेक्ट को, देखो सब्जेक्ट कैसे बना रखा है उन्होंने, आपको यही तो विचलित करेंगे। आपके नंबर उन्हें परीक्षा में जब भी आप बैठते हो तो एग्जामिनर जो होता है वो पेपर जो बना कर देता है, पेपर जो आता है बोर्ड से, वो हमेशा नंबर खाने के काम करता है। और हमें उसमें सोच समझ करके जब भी उसका इस्तेमाल करते हैं, हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और हम सही उत्तर देते हैं, तो हमें वे नंबर प्राप्त करने होते हैं। नंबर ऐसे ही नहीं मिलते कि जाओ और पेपर में से जाओ और कॉपी करी, लिखा और जा करके पता लगा कि हमने तो बहुत नंबर ले लिए, नहीं ले लिए। एक एक वाक्य में कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा, तब एक एक नंबर आपको मिलेगा। 100 नंबर का अगर पेपर है तो उसमें से 100 की 100 चीजों में कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। अब बच्चे तो लगा सकते हैं आइटम्स से, यहाँ आर बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन क्यों लगाओगे, ध्यान तो रखो कि लिस्ट तो एक ही है, आइटम्स के नाम भले उसमें जाते हैं, पेज तो वो एक ही है जिसमें लिखा।
तो बस ध्यान रखना ये भी एक वचन का सब्जेक्ट है, जिसमें लिस्ट एक वचन है, आइटम्स की भले ही उसमें बहुवचन की चीजें उसमें लिख रखी हो, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखें, कॉमन एरर्स टू अवॉइड। अवॉइड माने बचो, किस चीज से बचो भाई? किससे बचना है? गलती से बचना है। एरर, जो हमारी एरर्स हैं, गलतियां कर लेते हैं हम, गलती, उस गलती से बचना है, उन गलतियों से बचना है। कैसे बचोगे? जब हमें पता लग जाएगा कि सब्जेक्ट कैसा होता है, वर्ब कैसी होती है, सब्जेक्ट एक वचन कैसा होता है, वर्ब बहुवचन एक वचन कैसी होती है, तब बचोगे। और अगर सोचते हो कि नहीं वैसे ही बच जाएंगे, बिना पढ़े ही बच जाएंगे, नहीं बचोगे। ध्यान रखना है। करेक्ट और इनकरेक्ट और करेक्ट हमें नीचे के वाक्य में जो दे रहा हूं उन्हें पहचानना है कि उसमें कौन सी चीज गलती की गई है या कौन सा सही है। तो ऊपर मैंने इनकरेक्ट के लिए लाल चिन्ह लगाया है, लाल चिन्ह लगाना है, और करेक्ट के लिए हमें सही का चिन्ह लगाना है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, नीचे के जो दोनों उदाहरण पढ़ लिए भी होंगे आपने, तो आपने देख लिया सी गो टू स्कूल डेली या सी गोज टू स्कूल डेली। जो होशियार बच्चे हैं उन्होंने बता दिया होगा, और कमेंट आप लिख भी रहे होंगे, कमेंट में लिख भी दिया होगा कि कौन सा गलत है, इसमें कौन सा सही है। अब मैं इसे खोल सकता हूं, ये ए मान लो और इसे बी मान लो, तो अब आप मुझे बताएं कौन सा गलत है, कौन सा सही है। ठीक है, अब मैं बता देता हूं, बच्चे ध्यान से देखेंगे, उन्होंने अगर आइडिया लगा होगा तो कौन सा सही निकलेगा, कौन सा गलत, वो देखेंगे। देखो सी गो, सी माने यहां पे सिंगुलर नंबर है भाई, ठीक है, लेकिन गो जो है अगर SEIS होती जब तो सिंगुलर बनती, बताया तो है। वर्ब में SEIS लगा दो सिंगुलर बन जाएगी, लेकिन ये तो इन्होंने प्लूरल की लगा दी भाई। बताओ कितनी समस्या पैदा हो गई हमारे पास में, कितनी बड़ी गलती इन्होंने दे दी, तो गलत हो गया ना। तो ये वाक्य हमारा बिल्कुल रॉन्ग है, रेड रंग से लगाओ, रॉन्ग है। लेकिन सी भी एक वचन है और गोज भी एक वचन है। वर्ब में SEIS लग रहा, सी एक वचन है। वह एक औरत है, कोई और लड़की है, कोई भी हो सकता है, या हमारी कोई स्टूडेंट्स भी हो सकती है, वो एक है। तो एक के साथ में गोज टू स्कूल डेली, मैं अर्थ भी बता देता हूं, वह स्कूल जाती है, लेकिन अर्थ इससे ही निकलेगा सही। तो ये हमारा वाक्य बिल्कुल राइट है। किस किस का सही लगा है वो फिर से कमेंट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द न्यूज आर शॉकिंग। न्यूज ऐसा मिला कि मैं तो अचंभित हो गया, मुझे तो एकदम धक्का लग गया, मैं तो थोड़ा सा दुखी सा हो गया, शॉकिंग हो गया। क्या आप न्यूज के सामने आर लगा सकते हो? क्या न्यूज को हम एक वचन या बहुवचन क्या मान सकते हैं? क्या मान सकते हैं, एक वचन या बहुवचन? तो आप फिर हटके से लिख लो, न्यूज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। बच्चों ने फिर सही लगा दिया होगा, यानी आर नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? आर नहीं आएगा, तो फिर ही जाएगा। और मैंने नीचे दिखाई है, द न्यूज इज शॉकिंग। क्या लगा? यानी न्यूज हमारा इज से लगेगा, आर से नहीं लगेगा। न्यूज एक वचन होता है। अब मैं आपको फिर बता रहा हूं, हमारा जो न्यूज होता है उसकी भी फुल फॉर्म होती है। अगर किसी को नहीं पता है तो बच्चों लिख लो, आपको कहीं ना कहीं ये काम आ जाएगी। जिसे जिसे पता है मैं उनके लिए बड़ा खुश हूं, बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चे बहुत अच्छी जानकारियां पहले से ऑलरेडी रखते हैं। तो आप ध्यान रखें, हमारी कितनी डायरेक्शन होती हैं, कितनी दिशाएं होती हैं, वो चार की चार दिशाएं हमारे न्यूज में होती है। अब न्यूज में आप लिखेंगे नॉर्थ होता है, NORTH नॉर्थ होता है, आपका ईस्ट होता है। जिन्होंने आज शुरू में देखा है वो भी ताली बजा दे भाई। और वेस्ट ये होता है आपका, एक आपका साउथ होता है। चार की चार 10 दिशाएं आपकी काहे में होती हैं? न्यूज में होती हैं। अब क्यों होती हैं भाई चार की चार दिशाएं? क्योंकि हमारी जो खबरें होती हैं, हमारी जो न्यूज होती हैं, वो चारों दिशाओं से ही आती हैं। इसलिए क्या किया बनाने वाले ने, खबर का इंग्लिश जो बनाया उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया ले भाई चारों दिशाओं से जो है खबरें आती हैं, इसलिए हम इन्हें नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ रख देते हैं और न्यूज कर देते हैं। एक ही तो हुई, तो अब न्यूज तो एक ही वचन हुआ। एस भले ही हमें दिखाई दे रहा है, तो ये वो एस नहीं है जो किसी सब्जेक्ट में लगकर उसे बहुवचन बना दे।
बल्कि ये एक एस ऐसा है जो पूरे के पूरे शब्द को पहले से ऑलरेडी लिए हुए है। ठीक है, तो एनी प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम ना, तो चले नेक्स्ट देखें। सब्जेक्ट विद करेक्ट वर्ब एग्जाम्पल, फिर एग्जाम्पल आया है एक यहां पे, क्या आया है? सिंगुलर नाउन का एक उदाहरण है यहां पे, द कैट एक वचन है, बिल्ली एक है, उसके लिए जम्स लगाएंगे, एस लगेगा, क्रिया में एस लग गया एक वचन के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे यहां पे बहुवचन कर दें तो यानी प्लूरल नंबर क्या कर दें, कैट्स को अधिक कर दें, एक बिल्ली ना होकर अधिक बिल्लियां हो गई, तो फिर जंप हो गया, ये भी सही हो गया आपका। अब आप ध्यान से देखें, इस उदाहरण में आपको वो चीज फिर से दिखाई दे रही कि अगर कैट में एस लग गया तो प्लूरल हो गया। ठीक, ये देखो प्लूरल हो गया, और अगर जंप में एस लग गया तो सिंगुलर हो गया, ये देखो सिंगुलर हो गया। ठीक है भाई, और अगर जंप से हमने एस हटा दिया तो प्लूरल हो गया, और अगर हमने सब्जेक्ट से एस हटा दिया तो सिंगुलर हो गया। बस इससे ज्यादा आपको मैं सिंगुलर प्लूरल के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि जो एक वचन है वो कैसे कैसे हो सकता है, किस किस अवस्था में हो सकता है, कौन कौन से रूप में हो सकता है, ध्यान रखना है। उसे वर्ब भी सिंगुलर की दे देना भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में। आज आपने मेरे साथ में वीडियो देखी, बहुत अच्छा आपने सभाओं के साथ में आपने काम किया, सीखा बहुत कुछ आपने, उसके लिए थैंक यू। हेरन एकेडमी की तरफ से, मेरी तरफ से मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि आप जो है वीडियो को लगातार देखते रहिए और अपनी ज्ञान को, अपनी एजुकेशन को, नॉलेज को बढ़ाते रहिए, और कोई भी अगर डाउट हो तो उस डाउट को आप कमेंट में जरूर डालते रहें, और हमें यह भी बताते रहें कि हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी। हमने जो पुरानी वीडियो हमारी पहली चल रही है अच्छी, आप उन पर अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, मैं सभी उन कमेंट वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो हमें उत्साह करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव स्थिति में ला रहे हैं। आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय।